प्राचीन बंधन। इस प्रकार के अधिगम का अध्ययन सर्वप्रथम इवोन पी पावलोव के द्वारा किया गया। पावलोव का मुख्य उद्देश्य पाचन क्रिया की शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना था। उन्होंने अपने अध्ययन के दौरान देखा कि जिन कुत्तों पर वे प्रयोग कर रहे थे वे अपने भोजन की खाली प्लेट को देखते ही लार स्राव करने लगे। जैसा कि आप जानते होंगे, भोजन या मुंह में कुछ होने पर लार स्राव की क्रिया होना एक स्वाभाविक प्रतिवर्ती अनुक्रिया है। इस की प्रक्रिया को विस्तार से समझने के लिए पावलोव ने एक प्रयोग किया। उन्होंने दोबारा कुत्तों पर प्रयोग किया। प्रयोग के पहले चरण में एक कुत्ते को एक बॉक्स के अंदर शिकंजे में कस दिया गया और उसे कुछ समय के लिए इस प्रकार रहने दिया गया कि कई दिनों तक इस क्रिया को बार बार किया गया। इसी दौरान शल्य क्रिया द्वारा कुत्ते के जबड़े में से एक नली इस प्रकार फिट कर दी गई कि मुंह से निकलने वाली लार उस नली से होते हुए शीशे के एक मापन गिलास में एकत्रित हो जाए। इस प्रायोगिक दशा को चित्र 5.1 में दर्शाया गया। ये सामने यहाँ कुत्ता है और कुत्ते के ये गले के पास एक नाल लगाई हुई है, इसमें इसकी लार एकत्रित की जा रही है। तो आप इसमें देख सकते हैं। प्रयोग के दूसरे चरण में कुत्ते को भूखा रहने के पश्चात शिकंजे में कस दिया गया। नली का एक सिरा जबड़े में और दूसरा शीशे के जार में रखा गया। ये दिखाई दे रहा है ऐसा कैसा। इसके बाद एक घंटी बजाई गई और उसके बाद तुरंत उसे खाने के लिए भोजन दे दिया गया। कुत्ते को भोजन करने दिया गया। अगले कुछ दिनों तक उसे हर बार घंटे की दबने के बाद मांस चूर्ण प्रदान किया गया। इस तरह के कई प्रयासों के पश्चात एक परीक्षण प्रयास किया गया जिसमें हर प्रक्रिया पूर्ववत थी, सिवाय इसके कि इस प्रयास में कुत्ते को घंटी बजाने के बाद भोजन नहीं दिया गया। कुत्ता मांस चूर्ण प्राप्ति की आशा में घंटी की ध्वनि सुनने के बाद लार टपकाता रहा, क्योंकि घंटी के साथ भोजन का संबंध बन गया। ठीक है। घंटी और भोजन के बीच इस सहचर्या के फलस्वरूप घंटी की ध्वनि के प्रति कुत्ते द्वारा लार के स्राव के रूप में प्रदर्शित एक नई अनुक्रिया की प्राप्ति हुई। इसे अनुबंधन कहा गया। अनुबंधन किसे कहा गया कि पहले कुत्ते को क्या दिया गया, घंटी बजाई गई, फिर भोजन आया, फिर उसके लार स्राव हुए। इस तरह से प्रक्रिया होती गई। फिर घंटी ही बजी, भोजन नहीं आया और लार अपने आप उसके स्रावित होती गई। तो घंटी बजती गई, भोजन नहीं दिया गया और लार और घंटी से क्या हो गया, उसका अनुबंधन हो गया। तो ये अनुबंधन क्रिया कहलाई। आपने देखा होगा कि कुत्ते को जब भोजन दिया जाता है तो वह लार टपकाने लगता है। अतः भोजन अनुबंधित उद्दीपक है और इसके बाद होने वाला लार स्रावित अनुबंधित अनुक्रिया है। भोजन क्या था, उद्दीपक था, और घंटी क्या है, और इसके बाद वो लार है, वो क्या है, अनुक्रिया है, यानी यूआर। लार क्या है, यूआर, भोजन है, यूएस। अनुबंध के पश्चात घंटी की ध्वनि की उपस्थिति में लार का स्राव होने लगता है। घंटी अनुबंधित उद्दीपक बन जाती है और लार का स्राव अनुबंधित अनुक्रिया बन जाती है। इस प्रकार के अनुबंधन को प्राचीन अनुबंधन कहते हैं। इस प्रक्रिया को तालिका 5.1 में प्रदर्शित किया ही गया है। यह स्पष्ट है कि प्राचीन अनुबंधन में अधिगम की स्थिति में दो उद्दीपकों घंटी की ध्वनि तथा भोजन के बीच सहचर्य स्थापित होता है। एक उद्दीपक घंटी की ध्वनि और दूसरा उद्दीपक भोजन है और भोजन के आने की सूचना देने वाला बन जाता है घंटी की ध्वनि। यहाँ एक उद्दीपक दूसरे उद्दीपक के घटित होने की संभावना को दर्शाता है। मनुष्य के दैनिक जीवन में प्राचीन अनुबंधन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। कल्पना कीजिए कि आप खाना खाकर अभी तृप्त हुए हैं, तभी आपने देखा है, आप देखते हैं कि बगल की मेज़ पर एक मिठाई परोसी गई है। यह आपके मुंह में अपने स्वाद का संकेत देती है और लार स्राव आरंभ हो जाता है। आप उसे खाने जैसा अनुभव करते हैं। यह एक अनुबंधित अनुक्रिया है। और एक दूसरा उदाहरण लीजिए। शिशुअवस्था में बच्चे तीव्र ध्वनि के स्वाभाविक रूप से डरते हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा फूला हुआ गुब्बारा पकड़ता है जो तीव्र ध्वनि के साथ उसके हाथ से फट जाता है। बच्चा डर जाता है
अब अगली बार उसे दोबारा पकड़ाया जाता है तो उसके लिए यह एक तीव्र ध्वनि का संकेत बन जाता है और भय की अनुक्रिया उत्पन्न करता है। अनुबंधित उद्दीपक के रूप में गुब्बारे के एक अनुबंधित उद्दीपक के रूप में तीव्र ध्वनि के साथ प्रस्तुत किए जाने के कारण ऐसा होता है। तो अनुबंधन के चरणों की प्रक्रियाओं के बीच संबंध अब यहाँ दिया गया है कि अनुबंधन के चरण, उद्दीपक की प्रकृति, अनुक्रिया की प्रकृति। अनुबंधन के चरण, अनुबंधन के पूर्व भोजन आता है, फिर घंटी की ध्वनि बजती है, फिर लार स्रावित होती है, फिर घंटी की ध्वनि, फिर लार, फिर घंटी की ध्वनि, फिर लार। ये अनुबंधन प्रक्रिया हो जाती है। प्राचीन अनुबंधन के निर्धारक। प्राचीन अनुबंधन में कितनी जल्दी से और कितनी मजबूती से अनुक्रिया प्राप्त होती है, यह अनेक कारकों पर निर्भर करता है। अनुबंधित अनुक्रिया के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक यहाँ निम्नलिखित हैं। उद्दीपकों नंबर 1 है उद्दीपकों के बीच समय संबंध। प्राचीन अनुबंधन प्रक्रियाएं प्रमुखतः 4 प्रकार की होती है। इसका आधार अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक की शुरुआत के बीच समय संबंध पर आधारित होता है। पहले 3 प्रक्रियाएं अग्रवर्ती अनुबंधन की है तथा चौथी प्रक्रिया पश्चागामी अनुबंधन की है। इन प्रक्रियाओं की मूल प्रायोगिक व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं। जब अनुबंधित तथा अनुबंधित उद्दीपक के साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तो सहकालिक अनुबंधन कहा जाता है। विलंबित अनुबंधन, यानी ये भी पूछ लिए जाते हैं कि विलंबित अनुबंधन कौन सा होता है और पश्चागामी अनुबंधन कौन सा होता है। विलंबित अनुबंधन की प्रक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ अनुबंधित उद्दीपक से क्या होता है, पहले होता है। बस यही याद करना होता है कि विलंबित अनुबंधन की प्रक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ अनुबंधित उद्दीपक से पहले होता है। अनुबंधित उद्दीपक का अंत भी अनुबंधित उद्दीपक के पहले ही होता है। अवशेष अनुबंधन की प्रक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ और अंत अनुबंधित उद्दीपक से पहले होता है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ समय अंतराल होता है। पश्चागामी अनुबंधन की प्रक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ अनुबंधित उद्दीपक से पहले शुरू हो जाता है। प्रायोगिक अध्ययनों के अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि विलंबित अनुबंधन की प्रक्रिया अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त करने की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है। समकालिक तथा अवशेष अनुबंधन की प्रक्रियाओं से भी अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त होती है, परंतु इन विधियों में विलंबित अनुबंधन प्रक्रिया की तुलना में अधिक प्रयास लगते हैं। ध्यातव्य है कि पश्चागामी अनुबंधन की प्रक्रिया से अनुक्रिया प्राप्त होने की संभावना बहुत कम होती है। अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार। प्राचीन अनुबंधन के अध्ययनों में यह प्रयुक्त अनुबंधित उद्दीपक मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, प्रवर्त्यात्मक और विमुखी। प्रवर्त्यात्मक अनुबंधित उद्दीपक स्वतः सुगम्य अनुक्रियाएं उत्पन्न करते हैं, जैसे खाना पीना, दुलारना आदि। ये अनुक्रियाएं संतोष और प्रसन्नता प्रदान करती है। दूसरी ओर विमुखी अनुबंधित उद्दीपक जैसे शोर, कड़वा स्वाद, विद्युत, अज्ञात, पीड़ादायक, सुई आदि दुखदायी और क्षतिकारक होते हैं। ये प्रहार और पलायन की अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं। यह ज्ञात हुआ है कि प्रवर्त्यात्मक प्राचीन अनुबंधन अपेक्षाकृत धीमा होता है और इसकी प्राप्ति के लिए अधिक प्रयास करने पड़ते हैं, जबकि विमुखी प्राचीन अनुबंधन 2-3 प्रयासों में ही स्थापित हो जाता है। यह वस्तुतः विमुखी अनुबंधित उद्दीपक की तीव्रता पर निर्भर करता है। अनुबंधित उद्दीपकों की तीव्रता। अनुबंधित उद्दीपकों की तीव्रता प्रवर्त्यात्मक और विमुखी प्राचीन अनुबंधन दोनों की दिशा को प्रभावित करती है। अनुबंधित उद्दीपक जितना अधिक तीव्र होगा, अनुबंधित अनुक्रिया के अर्जन की गति उतनी ही अधिक होगी। अर्थात अनुबंधित उद्दीपक जितना अधिक तीव्र होगा, उतने ही कम प्रयासों की जरूरत अनुबंधन की प्राप्ति के लिए करनी पड़ेगी। तो अनुबंधन को समझने तथा उनकी व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित अभ्यास हम कर सकते हैं। जैसे आम के अचार के कुछ टुकड़े प्लेट में रखिए और इसे अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को दिखाइए और उससे पूछिए कि अपने मुंह के अंदर कैसा अनुभव हो रहा है, या लार टपक रही है या नहीं टपक रही।
तो अब स्किनर बॉक्स देखते हैं। अब ये स्किनर बॉक्स है, इसमें चूहा यहाँ बिठाया गया है। क्रिया प्रस्तुत नैमित्तिक अनुबंधन, यानी स्किनर के प्रयोग को क्रिया प्रस्तुत या नैमित्तिक अनुबंधन भी कहा जाता है। नैमित्तिक अनुबंधन पूछ लेते हैं कि ये दूसरा किस प्रयोग का नाम है। इस तरह के अनुबंधन का अन्वेषण सर्वप्रथम B.F. स्किनर ने के द्वारा किया गया। उन्होंने ऐच्छिक अनुक्रियाओं के घटित होने का अध्ययन किया जो प्राणी द्वारा अपने पर्यावरण में सक्रिय होने पर होती है। स्किनर ने इसे क्रिया प्रस्तुत कहा है। क्रिया प्रस्तुत के व्यवहार या अनुक्रियाएं हैं जो जानवरों और मानवों द्वारा ऐच्छिक रूप से प्रकट की जाती है, उनके नियंत्रण में रहती है। क्रिया प्रस्तुत पद का उपयोग किया गया है क्योंकि प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर कार्य करता है। क्रिया प्रस्तुत व्यवहार का अनुबंधन क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन कहलाता है। स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में संबंधित अपने अध्ययन चूहों और कबूतरों पर किए थे। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्किनर ने किस पर प्रयोग किया, चूहों और कबूतरों पर, और पावलोव ने किस पर किया, कुत्ते पर। तो प्रयोग हेतु एक भूखे चूहे को एक विशेष रूप में बनाए गए बॉक्स स्किनर बॉक्स में रख दिया जाता है। चूहा इस प्रकार बॉक्स में चारों ओर घूम फिर सकता था परंतु इससे बाहर नहीं जा सकता था। बॉक्स की एक दीवार में एक लीवर लगा था जिसका संबंध बॉक्स की छत पर लगे एक भोजन पात्र में होता था। लीवर के नीचे एक प्लेट भी रहती है जो चित्र 5.2 में दिखाई गई है। देखो, लीवर के नीचे एक प्लेट रखी गई है। तो यहाँ ये चित्र इसका बनाया गया है। इस चित्र में सब कुछ दिया गया है। जब लीवर को दबाया जाता था तो भोजन पात्र से एक निश्चित मात्रा में भोजन निकलकर प्लेट में गिर जाता था। जब एक भूखा चूहा पहली बार बॉक्स में रखा गया तो उसे लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना तो मालूम नहीं था, इसलिए वह भूख से परेशान होकर बॉक्स में इधर उधर से घूमने लगा और दीवारों को पंजों से खरोचने लगा। इस तरह खोजबीन करते हुए संयोग से एक बार उससे लीवर दब जाता है। लीवर के दबते ही प्लेट में खाना गिर गया। चूहे ने उसे खा लिया। अगले प्रयास में कुछ क्षणों के पश्चात यह अन्वेषी व्यवहार पुनः आरंभ हुआ। जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती गई, चूहे के बॉक्स में रखने और उसके द्वारा लीवर दबने के बीच का समय अंतराल घट गया। अनुबंधन पूर्ण हो जाता है। जब स्किनर बॉक्स में रखते हैं तो चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त कर लेता है। यह स्पष्ट है कि लीवर दबने की अनुक्रिया क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया जिसका परिणाम भोजन प्राप्ति है। इस प्रयोग में हम देखते हैं कि लीवर दबने की अनुक्रिया भोजन प्राप्त करने का निमित्त है, इसलिए इस प्रकार के अधिगम के नैमित्तिक अनुबंधन भी कहा जाता है। हमें अपने दैनिक जीवन में नैमित्तिक अनुबंधन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। घरों में बच्चे अपनी माँ के न रहने पर मिठाई के लिए उस स्थान को भोजन का कार्य करते हैं जहाँ जार में मिठाई छिपाकर रखी गई है और मिठाई खा लेते हैं। बच्चे जिससे कुछ पाना चाहते हैं उसे अत्यंत विनम्रता से बात करते हैं। विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांतों के आधार पर ही सीखते हैं। वस्तुतः अपने वांछित उद्देश्य को पाने के लिए मनुष्य नैमित्तिक अनुबंधन द्वारा बहुत से कार्य संपादित करने वाले संक्षिप्त तरीके से सीख लेते हैं। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के निर्धारक। आपने ध्यान दिया है कि क्रिया प्रस्तुत नैमित्तिक अनुबंधन अधिगम का एक प्रकार है जिसमें इसके परिणाम से व्यवहार को सीखा जाता है, बनाए रखा जाता है अथवा उससे परिवर्तन किया जाता है। ऐसे परिणाम को प्रबलक कहा जाता है। प्रबलक ऐसा कोई भी उद्दीपक या घटना है जो किसी अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है। प्रबलक की अनेक विशेषताएं होती है जो अनुक्रिया की दिशा व शक्ति को निर्धारित करती है। प्रबलक की मुख्य विशेषताओं में इसका प्रकार धनात्मक, ऋणात्मक संख्या या आवर्ती गुणवत्ता और अनुसूची आदि। प्रबलक की ये सभी विशेषताएं क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन को प्रभावित करती है। अनुबंधित की जाने वाली अनुक्रिया या व्यवहार का स्वरूप दूसरा कारक है जो इस प्रकार के अधिगम को प्रभावित करता है। अनुक्रिया के घटित होने और प्रबलन के बीच का अंतराल भी क्रिया प्रस्तुत अधिगम को प्रभावित करता है। आइए इनमें कुछ कारकों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रबलन के प्रकार। प्रबलन धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। धनात्मक
प्रबलन में वे उद्दीपक शामिल होते हैं जिनका परिणाम सुखद होता है। धनात्मक प्रबलन में नैमित्तिक अनुक्रिया से प्राप्त होता है, उसे दृढ़ करता है या बनाए रखता है। धनात्मक प्रबलन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं जिनमें भोजन, पानी, तमग्गा, प्रशंसा, धन, प्रतिष्ठा, सूचनाएं आदि शामिल है। और ऋणात्मक में प्रबलन अभिक्रिया एक पीड़ादायक उद्दीपक होते हैं। प्राणियों की ऐसी क्रियाएं जो पीड़ादायक उद्दीपकों को छुटकारा दिलाती है या उनसे दूर रखने और बच निकलने के लिए पथ प्रदर्शन करती है। ऋणात्मक प्रबलन प्रदान करती है। इस प्रकार ऋणात्मक प्रबलन परिहार अनुक्रिया अथवा पलायन अनुक्रिया करना सिखाते हैं। उदाहरण के लिए दुखदायी दंड से बचने के लिए व्यक्ति ऊनी कपड़े पहनना, लकड़ी जलाना तथा बिजली के हीटर का उपयोग करना सीखता है। व्यक्ति खतरनाक उद्दीपकों से दूर भागना सीखता है क्योंकि यह ऋणात्मक प्रबलन प्रदान करता है। ध्यात्मक है कि ऋणात्मक प्रबलन दंड नहीं है। यह ध्यातव्य है कि ऋणात्मक प्रबलन कोई दंड नहीं है। उल्लेखनीय है कि दंड का उपयोग अनुक्रिया को कम करता है या दबाता है, जबकि ऋणात्मक प्रबलन परिहार या पलायन की अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाता है। उदाहरणार्थ, दुर्घटना की स्थिति में घायल होने से बचने के लिए अथवा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जुर्माना किए जाने से बचने के लिए चालक एवं संचालक सीट बेल्ट पहनते हैं। यह विदित है कि कोई भी दंड स्थायी रूप से किसी अनुक्रिया को दबा नहीं पाता। हल्के में विलंबित दंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दंड जितना ही कठोर होता है उसका दमन प्रभाव भी उतने ही अधिक काल तक बना रहता है, परंतु वह प्रभाव स्थायी नहीं होता। कभी कभी दंड चाहे जितना ही कठोर क्यों न हो सकता, अनुक्रिया के दमन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत दंडित किए गए व्यक्ति में दंड देने वाले व्यक्ति के प्रति घृणा व विकर्षण का भाव आ जाता है। प्रबलन की संख्या तथा विशेषताएं। प्रबलन की संख्या में हमारा आशय उन प्रयासों की संख्या से है जिनमें प्राणी के प्रबलन पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रबलन की मात्रा में आशय प्रबलित करने वाले उद्दीपक, भोजन या पानी, पीड़ादायक कार्य की तीव्रता की कितनी मात्रा को प्रत्येक प्रयास में प्राणी प्राप्त करता है। प्रबलन की गुणवत्ता से तात्पर्य प्रबलक के प्रकार से है। मटर का दाना या ब्रेड का टुकड़ा किशमिश या केक की तुलना में निम्न गुणवत्ता वाला प्रबलक है। नैमित्तिक अनुबंधन की गति साधारणतया उतनी ही बढ़ती है जितनी प्रबलों की संख्या, मात्रा और गुणवत्ता बढ़ती है। प्रबलन अनुसूचियाँ। प्रबलन अनुसूचियाँ अनुबंधन के प्रयासों के दौरान प्रबलन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को कहते हैं। प्रत्येक प्रबलन अनुसूची अनुबंधन की दिशा को अपने अपने ढंग से प्रभावित करती है। इसके कारण अनुबंधित अनुक्रिया भिन्न भिन्न प्रकार की विशेषताओं वाली हो जाती है। नैमित्तिक अनुबंधन में किसी प्राणी को प्रत्येक अर्जन प्रयास में प्रबलन दिया जा सकता है अथवा कुछ प्रयासों में यदि दिया जाता है और दूसरे प्रयासों में नहीं दिया जाता। इस प्रकार प्रबलन स्थत सविराम हो सकता है। प्रत्येक बार जब वांछित अनुक्रिया घटित होती है तब उसे प्रबलन दिया जाता है, तो हम उसे सतत प्रबलन कहते हैं। इसके विपरीत सविराम अनुसूची में अनुक्रिया को कभी प्रबलित किया जाता है, कभी नहीं। उसे हम आंशिक प्रबलन कहते हैं। यह पाया गया है कि आंशिक प्रबलन सतत प्रबलन की अपेक्षा में विलोप के प्रति ज़्यादा विरोध पैदा करता है। विलंबित प्रबलन। किसी भी प्रबलन की प्रबलनकारी क्षमता विलंब के साथ साथ कम हो जाती है। यह पाया गया है कि प्रबलन प्रदान करने में विलंब हो निष्पादन का स्तर निष्क्रिय हो जाता है। तो इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन यह सभी तौर से ज्ञात नहीं होता। तो प्राचीन तथा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन की भिन्नताएं, ये हम कल पढ़ेंगे।